अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इनायत और आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ पीजीएमआई इंडक्शन टेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हमने पीजीएमआई इंडक्शन टेस्ट की बात की थी और उसके बाद हमारे बहुत से फ्रेंड ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी थोड़ी सा गाइड कर दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता है और बाज़ औक़ात हम मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो आज की वीडियो हमारी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है। ये वीडियो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होगी। फर्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्री इंडक्शन टेस्ट आप लोगों ने कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करती है। सेकंड पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि पोस्ट इंडक्शन टेस्ट आप लोगों ने कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करती होती है, जिसमें पीजीएमआई और सीपीएसपी दोनों की डॉक्यूमेंटेशन शामिल होती है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, जैसे ही पीजीएमआई का इंडक्शन टेस्ट अनाउंस होता है उसके साथ ही पीजीएमआई की पोर्टल ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप अपना जहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को जो चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ CNIC की कापी चाहिए होती है। आप लोगों ने CNIC की कापी लेके वहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन आईडी बनानी है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन आईडी में अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करना है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, वो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो आप लोगों के पास ऑलरेडी स्कैन्ड कापीज़ होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को फॉर्म प्रोसेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, उन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आप लोगों के पास CNIC बोथ साइड पे स्कैन कापी में होना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, वेदर वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड, दोनों में से कोई भी चले, लेकिन रीसेंट होना चाहिए। फिर आप लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑफकोर्स चूँकि KPK के लिए इंडक्शन टेस्ट है तो सिर्फ KPK की डोमिसाइल ही चलेगी। ये दोनों साइड पे आप लोगों के पास स्कैन में होनी चाहिए। फिर आप लोगों के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, MBBS की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर MBBS की DMC होनी चाहिए, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों के पास 5 साल की इकट्ठी है तो भी ठीक है। अगर 5 सालों की इकट्ठी नहीं है, एक साल की है तो भी ठीक है, लेकिन उस एक साल वाली को आप लोगों ने PDF फाइल में कन्वर्ट करके एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बना लेनी है। फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो मैट्रिक और हाई स्कूल और कॉलेज की जो FSC और मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास वैलिड PMC रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, जिसमें हम लाइसेंस बोलते हैं, वो वैलिड होना चाहिए। अगर आप लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो काइंडली उसको रिन्यू कर लें, इनवैलिड यूज़ नहीं होता। फिर आप लोगों के पास 1 ईयर हाउस जॉब सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास FCPS लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास अगर आप मेरिट पे अप्लाई नहीं करते और डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई करते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जैसे कि हमारे बहुत से MOs होते हैं, वो रेगुलर MOs होते हैं, वो इंडक्शन टेस्ट देते हैं, तो आपके पास NOC भी होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ। फिर आप लोगों के पास गवर्नमेंट सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप लोग ऐसी फ़ीमेल या मेल जो पंजाब से हैं लेकिन KPK में मैरिड हैं, तो उनके पास अपने निकाहनामा की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने क्या करना है, इनके सारों की आप लोगों ने स्कैन कापी पहले से आप लोगों के साथ होनी चाहिए, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस करते वक्त आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ये सारे अब फिर आप लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये सारे एप्लीकेशन प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने फिल करनी है और उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट करवाना है। जब आप लोग ऑनलाइन सबमिट करवा देंगे उसके बाद आप लोगों के पास एक एप्लीकेशन PDF फाइल हो जाएगी। उस एप्लीकेशन PDF फाइल को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोडेड फाइल तकरीबन 25 से 30 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे 25 से 30 पेजेस होते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों ने कॉपी करवा लेने हैं, स्कैन करवा लेने हैं। स्कैन करने के बाद आप लोगों ने इसको साइन करना है। अच्छा, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वो आपकी सबमिट हो गई, लेकिन आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में भी PGMI को सेंड करनी होती है। तो इसके लिए ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया, उस पर सारी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दी, फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस पर अपने साइन डालेंगे, उसके बाद में डेट डालेंगे और उसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट बताई है, ये सारे डॉक्यूमेंट भी साथ में आप लोगों ने अटैच करने हैं। तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताए हैं, इन सब की 2-2 कापीज़ आप लोगों ने एक साथ अटैच करके उनको किसी गेजेटेड ऑफिसर से आप लोगों ने साइन करवाना है और साइन करवाने के बाद आप लोगों ने PGMI की उस पर और इन सारे डॉक्यूमेंट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी इन सारे डॉक्यूमेंट में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो ये है कि आप लोगों ने 4000 का बैंक चलान भी PGMI के अकाउंट नंबर पे सबमिट करवाना है।
जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपकी, इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। 4000 का बैंक चालान होना चाहिए, और ये बैंक चालान जो है वो MCB में जमा होता है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में। बाकी बैंक्स में ये PGMI का अकाउंट नहीं है, वहाँ पे आप लोग जमा नहीं करवा सकते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में भी सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करवा देने हैं। हार्ड फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने किस ग्रेड 17 के गेजेटेड ऑफिसर से या ग्रेड 18 के गेजेटेड ऑफिसर से आप लोगों ने साइन करवाने हैं, और साइन करवाने के बाद हार्ड कापी भी आप लोगों ने PGMI के एड्रेस पे कोरियर कर देनी है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कोरियर पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, हमारे डॉक्यूमेंट कहीं पे ज़ाय हो जाते हैं, हम थ्रू बाय हैंड देना चाहते हैं। तो बाय हैंड भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन बाय कोरियर भी पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद बाय कोरियर पहुंचा दिया था, फिर उन पर कोई एतराज़ लगा था, फिर मैंने दोबारा थ्रू कोरियर भेजे थे, तो वो भी सबमिट हो ही गए थे। कोरियर सर्विसेज आजकल पाकिस्तान में बहुत तेज़ है, विद इन 1 डे और 2 डे वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अच्छा, ये तो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई बिफोर टेस्ट। अच्छा, अल्लाह करे कि आपने लोगों ने टेस्ट दे दिया, टेस्ट आप लोगों का पास हो गया। पास होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे आ जाता है, जब मेरिट लिस्ट लगती है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि आप एलिजिबल हैं स्लॉट सिलेक्शन के लिए, कि या एलिजिबल नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर पोर्टल ओपन होगी, जिसमें आप लोगों ने स्लॉट एलोकेशन के लिए आप लोगों ने अपनी चॉइसेस देनी होती हैं, प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। अच्छा, चॉइसेस देने के बाद, प्रेफरेंसेस देने के बाद आप लोगों को अल्लाह करे कि प्लेसमेंट ऑर्डर आ जाए और प्लेसमेंट आप लोगों को सीट मिल जाए। जब आप लोगों को सीट मिल जाती है तो PGMI एक प्लेसमेंट ऑर्डर इशू करता है। प्लेसमेंट ऑर्डर में सारे PGs के वो होते हैं, नेम्स होते हैं, जिसमें मेडिसिन के भी हो गए, सर्जरी के भी हो गया, पीड्स के भी है, गायनी के भी हो गया, BDS के भी हो जाते हैं। तो सबके एक प्लेसमेंट ऑर्डर इशू होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि वो प्लेसमेंट ऑर्डर वहाँ से डाउनलोड करना है, और उसकी स्कैन कापीज़ निकलवानी है। स्कैन कापीज़ सारे की आपने नहीं निकलवानी है, एक लेंथी डॉक्यूमेंट होता है, उसके फर्स्ट 2 पेजेस की, लास्ट 2 पेजेस की, और जिस पेज पे आपका अपना नेम है प्लेसमेंट ऑर्डर में, ये 5 पेजेस की फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने निकलवानी है, ये अपने साथ रख लेनी है। अच्छा, इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि ये सारे जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन 5 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है, इसको आपने एफिडेविट पे शिफ्ट करना है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप लोगों ने इसको शिफ्ट करना है। उसको शिफ्ट करने के बाद उसको आप लोगों ने 2 किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लेना है। अच्छा, ये 2 डॉक्यूमेंट आप लेके फिर आप चले जाएंगे अपने कंसर्न हॉस्पिटल में। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, अगर लेट्स सपोज आपका MTI हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आपका एसोसिएट डीन के ऑफिस से आपको अराइवल रिपोर्ट मिलेगी। अगर वहाँ पे आपका MTI ऑफिस नहीं है, तो ये MTI ऑफिस नहीं है, MTI हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर आपको PGMI ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। आपने वहाँ से अराइवल रिपोर्ट लेनी है। अराइवल रिपोर्ट लेने के बाद आप लोगों ने अपने सुपरवाइज़र से साइन करवाने हैं और एसोसिएट डीन से साइन करवाने हैं। सुपरवाइज़र और एसोसिएट डीन से साइन करवाने के बाद आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं एसोसिएट डीन के ऑफिस में। वो हैं आप लोगों की अराइवल रिपोर्ट होगी, आप लोगों का प्लेसमेंट ऑर्डर हो गया, आप लोगों का एफिडेविट हो गया, जो आप 5 पेज आपने स्टैम्प पेपर पे कन्वर्ट किए, वो एफिडेविट हो गया। फिर चौथे नंबर पे आपके CNIC, और 5वें नंबर पे आपके रीसेंट फ़ोटोग्राफ। इन सब के 4 डॉक्यूमेंट, इन सब की 4 कॉपीज़ आप लोगों ने वहाँ पे एसोसिएट डीन के ऑफिस में या कंसर्न क्लर्क के ऑफिस में जमा करवा देनी है। अगेन, अगर आपका MTI हॉस्पिटल नहीं है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने PGMI के सेंट्रल ऑफिस में जमा करवाने होंगे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबमिट करवा दिए। अब PGMI का काम ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने जाना है कि CPSP पे। अच्छा, CPSP पे जाने के बाद आप CPSP की जो आपकी जो अकाउंट है, उसमें आपने लॉगिन करना है। जो अकाउंट आप लोगों ने पार्ट 1 के वक्त बनाया था, उसी अकाउंट में आप लोगों ने लॉगिन करना है। वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। वहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 करना है। अच्छा, स्टेप 1 और स्टेप 2 का प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे होता है? अच्छा, स्टेप 1 सारा का सारा ऑनलाइन होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले वहाँ पे आप PGMI की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों ने अकाउंट पे अपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने पोर्टल खोलना है, CPSP की पोर्टल खोलना है। पोर्टल खोलने के बाद आप लोगों ने RNRC सेक्शन पे जाना है। RNRC सेक्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने न्यू ट्रेनी रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे क्लिक करना है। जब न्यू ट्रेनी रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों के पास एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को करंटली बहुत अच्छे तरीके से फिल करें, बहुत देख समझ के फिल करें, क्योंकि उसमें आप लोगों की सारी डिटेल मांगते हैं। अच्छा, वो सारा फॉर्म फिल करें और उसी पे आप लोगों ने ऑनलाइन फ़ी भी जमा करनी है। आई थिंक अराउंड 3000 या 3500 समथिंग है स्टेप 1 की। तो वो भी आप लोगों ने उसी फॉर्म पे ऑनलाइन फ़ी भी सबमिट करवा देनी है।
अच्छा, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करवाने के बाद जब आप लोगों का फॉर्म 1 सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद CPSP की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी। वो ईमेल आप उस ईमेल में आपका ये जो स्टेप 1 का जो फॉर्म है ये आप लोगों को ईमेल करेंगे। अच्छा, वो फॉर्म आप लोगों ने क्या करना है, वो स्कैन करना है। वो फॉर्म आप लोग लेके जाएंगे, आपने उसको साइन करवाएंगे अगेन सुपरवाइज़र से और एसोसिएट डीन से। अगेन सुपरवाइज़र और एसोसिएट डीन से साइन करवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी स्कैन कापीज़ निकालनी है, अटेस्टेड की साइन किए हुए की स्कैन कापी निकालनी है और उसको फिर सबमिट करवाना है फॉर्म 2 के लिए। अच्छा, फॉर्म 2 के लिए जो आप लोगों को स्टेप 2 के लिए जो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है उसमें ये भी चंद चीज़, एक अराइवल रिपोर्ट होती है, एक आप लोगों की ये फॉर्म स्टेप 1 होता है, फिर CNIC होती है, फिर फ़ोटोग्राफ होते हैं और ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस होता है स्टेप 1 और स्टेप 2 का रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी तरह ही प्रोसेस होता है जिस तरह आप लोगों ने FCPS पार्ट 1 और FCPS पार्ट 1 के लिए जो फॉर्म सबमिट किया, एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और वहाँ पे भी स्टेप 1 और स्टेप 2 थे। इसी तरह जब आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसी तरह इसके लिए भी स्टेप 1 और स्टेप 2 ये होते हैं। तो ये प्रोसेस आप लोगों का इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो विद इन 1 मंथ और विद इन 1 मंथ ऑलमोस्ट आप लोगों की RTMC आ जाती है। अच्छा, RTMC जब आ जाएगी तो RTMC आप लोगों ने फिर सबमिट करवानी है। जब आप लोगों की RTMC आ जाती है तो फिर आप लोगों ने वो RTMC डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोगों ने वो RTMC अपने सुपरवाइज़र से और एसोसिएट डीन से साइन करवानी है। अच्छा, RTMC साइन हो गए, फिर आप लोगों ने अकोमोडेशन या डे स्कॉलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये एक सिंपल सी सर्टिफिकेट होती है जिसमें आप लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है अपने MD को कि सर हम वेदर हॉस्टल में रह रहे हैं या हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। अगर आप लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो एप्लीकेशन में लिखेंगे कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, नहीं रह रहे तो फिर आप लिखेंगे हम नहीं रह रहे या अकोमोडेशन नहीं अवेल कर रहे। तो वहाँ पे MD ऑफिस से आपको एक डे स्कॉलर सर्टिफिकेट या जिसका अकोमोडेशन सर्टिफिकेट वो इशू हो जाएगी। फिर आप लोगों ने ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एक RTMC, एक डे स्कॉलर सर्टिफिकेट। तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक एप्लीकेशन लिखनी है कि हम इस हॉस्पिटल में इस दिन से इंडक्ट हुए हैं और उस दिन से आज तक हम फ़लाँ हॉस्पिटल में, फ़लाँ वार्ड में, फ़लाँ यूनिट में, फ़लाँ सुपरवाइजर के अंडर इस वार्ड में काम कर रहे हैं। ये आप लोगों की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी। चौथा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको EOL सर्टिफिकेट भी जमा करवानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी EOL सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की सर्टिफिकेट भी जमा करवानी पड़ेगी। और नंबर 5 पे आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल। ये 5 डॉक्यूमेंट RTMC के साथ आप लोगों ने ये 5 डॉक्यूमेंट अगेन एसोसिएट डीन के ऑफिस में या कंसर्न क्लर्क के ऑफिस में जमा करवाने में। नंबर 1 वो RTMC, नंबर 2 डे स्कॉलर या अकोमोडेशन सर्टिफिकेट, नंबर 3 आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नंबर 4 EOL सर्टिफिकेट और नंबर 5 बैंक अकाउंट डिटेल। ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट डिटेल आप लोगों ने जमा करवानी है ताकि आप लोगों की जो स्टाइपेंड है जो कि आप तकरीबन 1 लाख हो गया है ताकि वो आप लोगों को मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो मुफीद होगी। अगर इसके अलावा फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है PGMI के हवाले से, इंडक्शन टेस्ट के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन। स्टे ट्यून्ड। हैव अ गुड डे। बाय बाय।